कहानी की शुरुआत होती है अकीरा तेंदो से, जिसने अभी अभी एक ऑफिस में नई नौकरी ज्वाइन की है। पहले दिन अकीरा बहुत एक्साइटेड था। उसे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम मिला और उसे कोसुगी नाम के एक बंदे की लीडरशिप वाली टीम में रखा गया। शुरू में अकीरा काफी खुश था क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी थी और ओहोरी नाम के एक सीनियर भी उसके साथ थे। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। काम के पहले ही दिन कोसुगी ने उसे लगातार 2 दिन ओवरटाइम करने का ऑर्डर दे दिया। काम के भारी प्रेशर की वजह से उसे रेस्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। अकीरा को समझ आ गया कि ये कंपनी एम्प्लॉइज के साथ बहुत इनह्यूमन बर्ताव करती है। टीम लीडर के तौर पर कोसुगी काफी अजीब है। वो अपने जूनियर्स की मदद करने के बजाय खुद टाइम पर घर निकल जाता है। एक रात अकीरा ने अपने दोस्त केंचो के सामने अपना दुखड़ा रोया। केंचो उसके यूनिवर्सिटी का दोस्त है और वो दोनों एक ही फुटबॉल टीम में खेलते थे। अकीरा को लगता है कि ऐसी बेकार कंपनी में काम करना उसकी लाइफ पर एक बड़ा बोझ है, लेकिन केंचो उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने फोन में बिजी था। केंचो एक मॉडल मैनेजर के तौर पर काफी आरामदायक काम करता है, जिसे देखकर अकीरा को थोड़ी जलन भी होती है। अकीरा तब केंचो को ब्लेम करते हुए कहता है कि अगर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में केंचो ने उसे बॉल पास दी होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। अगर उनकी टीम जीत जाती तो आज लाइफ ऐसी नहीं होती। अकीरा को लगता है कि वो शायद आज एक प्रोफेशनल एथलीट होता, इस तरह का कॉर्पोरेट गुलाम बनकर नहीं रहता। ये सुनकर केंचो भी चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने पलटकर जवाब दिया कि अकीरा आज जो कॉर्पोरेट गुलाम बना है उसमें केंचो की कोई गलती नहीं है। अगले दिन थका हुआ अकीरा ओहोरी को देखकर फिर से मोटिवेट हो जाता है। इतने प्रेशर के बीच भी ओहोरी जिस तरह जोश के साथ काम करते हैं उसे देखकर अकीरा हैरान रह जाता है। ओहोरी उसे बताते हैं कि हमें जो चाहिए उसके लिए लड़ना पड्डा डेचता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें लाइफ में आखिर चाहिए क्या। ओहोरी की बातें सुनकर अकीरा सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि फिलहाल उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा थकाऊ हो गई है, लेकिन उसमें नौकरी छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है। ऐसे ही देखते देखते अकीरा की नौकरी का 1 साल बीत गया। एक सुबह काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अपने घर के सामने एक बुजुर्ग को देखकर अकीरा को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि वो बुजुर्ग एक औरत का मांस खा रहा है। असल में वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था। जब उसने अकीरा का पीछा किया तो वो डर कर भागने लगा। उसने नोटिस किया कि आसपास के बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसके पीछे पड़े हैं। अकीरा टेंशन में आ गया क्योंकि ज़ॉम्बीज की वजह से उसे ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अकीरा छत पर चढ़ गया और फेंस फांदकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक प्लेन क्रैश होते दिखा और उसे समझ आया कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और हर तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। तभी अकीरा के दिमाग में एक बात आई, इसका मतलब है कि आज से उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। पिछले 1 साल में एक भी छुट्टी न मिलने वाला अकीरा ये सोचकर खुशी से पागल हो गया। ऑफिस के नर्क से आजादी मिलने की राहत में उसने चैन की सांस ली। पीछे ज़ॉम्बीज की भीड़ होने के बावजूद उसे ओहोरी की बात याद आई। उसने फौरन ओहोरी को मैसेज करके उनका हाल पूछा। ओहोरी ने उसे अपनी लोकेशन भेजी, जिसका मतलब था कि वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थीं और जिंदा थीं। अकीरा ने उन्हें बचाने का फैसला किया। एक अपार्टमेंट के पाइप से नीचे उतरते वक्त उसे सुमिरे नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति मिकियो दिखे, जो अभी तक ठीक और सलामत थे। अकीरा ने उन दोनों को बताया कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है और वापसी में दुकान पर जाएगा। अकीरा ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। वो पति पत्नी बहुत खुश हुए क्योंकि हालात की वजह से वो कहीं निकल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अकीरा से इंस्टेंट नूडल्स और दूध मंगवाया। अकीरा अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। चूंकि वो एक एक्स फुटबॉल प्लेयर था, इसलिए सड़कों पर ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए वो आसानी से ओहोरी की बताई लोकेशन पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि ओहोरी दर्द से तड़प रही थीं। ओहोरी अकेली नहीं थीं, उनके साथ एक आदमी था जो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। उस ज़ॉम्बी ने अचानक अकीरा पर हमला कर दिया। किस्मत से फुटबॉल स्किल्स का इस्तेमाल करके अकीरा ने खुद को बचा लिया और ज़ॉम्बी को हरा दिया। तभी ओहोरी ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया और खुद बेहोश हो गईं। अचानक दिखा कि ओहोरी खून की उल्टियां कर रही हैं। साफ था कि उन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। देखते ही देखते ओहोरी ज़ॉम्बी बन गईं। अकीरा को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो मन ही मन ओहोरी को पसंद करता था। वो ओहोरी को कमरे के अंदर छोड़कर उदास मन से बाहर आ गया। अपने अपार्टमेंट लौटते वक्त अकीरा उस कपल के लिए सामान लेकर उनके दरवाजे पर गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि पूरा घर तहस नहस पड़ा है। वो कपल भी यकीनन ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि इस दुनिया में वो अकेला रह गया है। उसने सोचा कि दूसरों की तरह अगर वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता तो अच्छा होता। तभी उसे ओहोरी की बात याद आई कि जो तुम करना चाहते हो उसे जरूर करो। अकीरा ने तब एक कॉपी और पेन उठाया।
उसने सोचा कि अगर वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता तो जॉम्बी बन जाना ही बेहतर है। अकीरा ने जॉम्बी बनने से पहले कम से कम 100 काम करने की एक लिस्ट यानी बकेट लिस्ट बनाई। अगले ही दिन से उसने अपनी विशेष पूरी करना शुरू कर दिया। घर साफ करना, बिना प्राइस टैग देखे शॉपिंग करना, लोगों की परवाह किए बिना बालों का नया स्टाइल बनाना और हाईवे पर मोटरसाइकिल चलाना जैसी बहुत सी चीजें। जॉम्बीज के हमलों से बचते हुए वो जिंदगी के इन दिनों को जमकर एंजॉय करने लगा। उसे खुद में पहले से कहीं ज्यादा खुशी महसूस होने लगी। एक दिन खाना बनाते वक्त नमक खत्म हो जाने पर अकीरा बाहर निकलता है। एक दुकान में सामान लेते समय हेलमेट पहनी एक लड़की उस पर हमला कर देती है। उस लड़की को लगा कि अकीरा कोई जॉम्बी है, लेकिन अकीरा उसे समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो अभी भी इंसान है। जब लड़की अपना हेलमेट उतारती है तो अकीरा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। उसका नाम शिजुका है। तभी बाहर एक आदमी को जॉम्बीज उसका पीछा करते देख अकीरा उसे बचाने दौड़ पड़ता है और अब जॉम्बीज अकीरा के ही पीछे पड़ जाते हैं। जब जॉम्बीज अकीरा का पीछा करने लगते हैं तो वो डरकर छिप जाता है। तभी शिजुका वहां आती है और जॉम्बीज का मुकाबला करती है। शिजुका एक म्यूजिक बॉक्स चलाकर दूर फेंक देती है। तेज आवाज सुनकर सारे जॉम्बीज उसी तरफ भागने लगते हैं। अकीरा को समझ आता है कि जॉम्बीज आवाज पर रिएक्ट करते हैं। सिचुएशन शांत होने पर अकीरा शिजुका को अपने घर स्टेक खाने का इनविटेशन देता है, लेकिन शिजुका उसे सीधे मना कर देती है। उल्टा वो अकीरा को उससे दूर रहने की सलाह देती है। शिजुका का मानना है कि इस भयंकर तबाही के बीच दूसरों की मदद करना खुद के लिए खतरा मोल लेना है। इस वक्त सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। घर लौटकर अकीरा को अपने बेस्ट फ्रेंड केनचो की याद आती है। उनकी आखिरी मुलाकात एक बहुत बड़े झगड़े के साथ खत्म हुई थी। अकीरा तब अपनी बकेट लिस्ट में एक नई विश जोड़ता है कि वो केंचो से माफी मांगेगा। अकीरा जब केंचो को फोन करता है तो वो फोन उठा लेता है, जिसे देखकर अकीरा को राहत मिलती है कि केंचो अभी जॉम्बी नहीं बना है। हालांकि केंचो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो एक होटल में फंसा हुआ था। अकीरा उसे बचाने का वादा करता है। अकीरा सोचता है कि कुछ न करके पछताने से बेहतर है कि दोस्त को बचाते हुए जॉम्बी का शिकार हो जाऊं। फुटबॉल की ड्रेस पहनकर और मोटरसाइकिल लेकर अकीरा केंचो के होटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अनगिनत जॉम्बीज के हमलों से बचते हुए वो आगे बढ़ता है। उधर केंचो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बीज को देखकर फिर से कमरे के कोने में छिप जाता है। उसे उस आखिरी फुटबॉल मैच की याद आती है जहां दुश्मनों के डर से उसने अकीरा को बॉल पास नहीं की थी। होटल के पास पहुंचकर अकीरा देखता है कि रास्ता जॉम्बीज से भरा हुआ है। वो एक म्यूजिक बॉक्स फेंककर जॉम्बीज का ध्यान भटकाता है और बड़ी मुश्किल से होटल के अंदर घुसता है। आखिरकार अकीरा और केंचो मिलते हैं और अकीरा तुरंत उससे माफी मांगता है। केंचो भी अपनी गलती पर अफसोस जताता है। तभी जॉम्बीज का एक झुंड उनके पीछे पड़ जाता है और वो दोनों मिलकर वहां से बच निकलते हैं। बाद में एक रेस्टोरेंट में केंचो अकीरा के लिए शुक्रिया के तौर पर टेस्टी खाना बनाता है। जब केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट देखता है तो दोस्त से माफी मांगने वाली बात पढ़कर वो इमोशनल होकर रोने लगता है। केंचो उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि अकीरा जैसा इंसान ही शायद इस जॉम्बी महामारी से सबको बचा पाएगा। केंचो की बातें सुनकर अकीरा को अपने बचपन के सपने की याद आती है कि वो एक सुपर हीरो बनना चाहता था जो मुसीबत में सबकी मदद करे। अकीरा तब अपनी डायरी में एक नई विश जोड़ता है कि वो एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता है जो मुसीबत में सबकी मदद करे। केंचो को ये इच्छा थोड़ी अजीब और फनी लगती है, लेकिन फिर भी वो अकीरा को पूरा सपोर्ट करने का वादा करता है। अकीरा बताता है कि वो इबाराकी के एक बहुत बड़े एक्वेरियम में जाना चाहता है। वहाँ एक खास शार्क डाइविंग सूट है जो स्टील के धागों से बना है। ये सूट शार्क के काटने से भी इंसान को बचा सकता है, जिसका मतलब है कि ये उसे जॉम्बीज के दांतों से भी प्रोटेक्शन देगा। यही पहनकर वो आम लोगों को बचाने के मिशन पर निकलना चाहता है। लेकिन एक्वेरियम जाने से पहले कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वो एक दुकान पर रुकते हैं। दुकान से बाहर निकलते ही अकीरा को सड़क पर एक कैंपर वैन दिखती है और वो खुशी से झूम उठता है क्योंकि उसकी एक बड़ी विश कैंपर वैन में ट्रेवल करना भी था। केंचो उसे पहले दुकान का काम खत्म करने को कहता है। ठीक उसी वक्त वो देखते हैं कि सड़क की दूसरी तरफ एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। बस के अंदर से कुछ जिंदा लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और जॉम्बीज उनके पीछे पड़े हैं। अकीरा जल्दी से 2 लड़कियों और एक बस ड्राइवर को दुकान के अंदर आने को कहता है। वहीं उसे फिर से शिजुका दिखती है और वो उसे भी अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। काफी मुश्किलों के बाद शिजुका भी उनके साथ अंदर आ जाती है और सबकी जान बच जाती है। अंदर आने के बाद ड्राइवर बताता है कि वो लोग इबाराकी के उसी बड़े एक्वेरियम की तरफ जा रहे थे। सुनने में आया है कि वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर एक सुरक्षित किला जैसा बना लिया है। वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि वो एक्वेरियम की मछलियां खाकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अकीरा या केंचो में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि उस ड्राइवर को जॉम्बी ने पहले ही काट लिया है। बचकर आने वाली उन 2 लड़कियों के नाम रेका और माकी थे, जो पेशे से एयर होस्टेस थीं। अकीरा को याद आता है कि उसकी बकेट लिस्ट की एक विश एयर होस्टेस के साथ टाइम स्पेंड करना
करना भी था। अजीब तरह से उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। हालांकि रेका और माकी अकीरा के बजाय केंचो की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वो तीनों अकीरा को उस बीमार ड्राइवर के पास छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिजुका वहां आती है और देखती है कि हाथ पर कटने का निशान है। अकीरा को देखकर शिजुका को लगा कि वो दुकान के दरवाजे से टकराकर जख्मी हुआ है, इसलिए वो उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। शिजुका बताती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। शिजुका इस बात पर हैरान होती है कि इतने डरावने हालात में भी अकीरा कैसे एंजॉय कर सकता है। उसके हिसाब से अकीरा जैसे लोग ही ज़ॉम्बीज के हाथों सबसे पहले मारे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अकीरा अब तक जिंदा है। अचानक वो ड्राइवर जाग जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। अकीरा और शिजुका बिना कोई शोर किए वहां से खिसक जाते हैं। ज़ॉम्बी ड्राइवर को तभी दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। असल में माकी और रेका वहां बातें कर रही थीं। ज़ॉम्बी ड्राइवर जाकर माकी और रेका को काट लेता है। केंचो डरकर भागने लगता है और ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए शिजुका फुल आवाज में गाना चला देती है और दुकान का दरवाजा खोल देती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी बन चुकी रेका और माकी वहां आ जाती है। शिजुका अकेले ही दोनों ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करती है। सिचुएशन तब और बिगड़ जाती है जब ज़ॉम्बी ड्राइवर भी वहां पहुंच जाता है। अकीरा और केंचो तुरंत शिजुका की मदद के लिए आगे आते हैं। केंचो पटाखे जलाकर ज़ॉम्बीज को कंफ्यूज कर देता है। आखिरकार अकीरा, केंचो और शिजुका वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अकीरा सबको उस कैंपर वैन में बैठने को कहता है। शिजुका पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अकीरा के बार बार कहने पर और ज़ॉम्बीज के डर से आखिर में वैन में बैठने के लिए राजी हो जाती है। गाड़ी के अंदर शिजुका पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया। केंचो जवाब देता है कि वो अकीरा के सुपर हीरो बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है। शिजुका कमेंट करती है कि ये अब तक का सबसे बेवकूफी भरा सपना है जो उसने सुना है। यहाँ अकीरा को पता चलता है कि शिजुका भी उसी बड़े एक्वेरियम में जाना चाहती है। चूंकि उनकी मंजिल एक ही थी, इसलिए अकीरा उसे साथ चलने का ऑफर देता है। शिजुका पहले अकेले दूसरी गाड़ी से जाने की बात करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसीलिए वो न चाहते हुए भी उनके साथ जाने को मान जाती है। रास्ते में अकीरा अपनी बकेट लिस्ट की एक एक विश पूरी करता जाता है। वो तीनों मिलकर वाटर योगा और पैराग्लाइडिंग करते हैं। अकीरा अपने सपनों को पूरा होते देख बहुत खुश होता है और केंचो और शिजुका भी इस सफर को एंजॉय करने लगते हैं। एक वक्त पर वो एक ऑनसेन यानी गर्म पानी के झरने पर पहुंचते हैं। वहां ज़ॉम्बी से बचते हुए वो काफी सावधानी से रेस्ट करते हैं। नहाते वक्त अकीरा थोड़ा उदास होकर कहता है कि जल्द ही वो एक्वेरियम पहुंच जाएंगे और इसका मतलब है कि शिजुका के साथ उनका साथ छूट जाएगा। शिजुका भी तब इस बात को महसूस करने लगती है। अकीरा ने उसे जिंदगी का असली मतलब समझना सिखाया था। शिजुका अपनी जान बचाने के लिए अकीरा को थैंक्स कहती है। उस रात केंचो और शिजुका को मुस्कुराते हुए सोता देख अकीरा अपनी लिस्ट की अगली विशेष लिखना शुरू करता है। अगले दिन दोपहर में जब वो उस बड़े एक्वेरियम के काफी करीब पहुंचते हैं तो अचानक कील लगने से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। झटके की वजह से अकीरा के सिर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब अकीरा को होश आता है तो वो अपने सामने मिस्टर कोसुगी को देखता है। अकीरा पूरी तरह टूट जाता है ये सोचकर कि अब तक जो भी हुआ क्या वो सिर्फ उसका कोई सपना था, लेकिन असल में वो सपना नहीं था। कोसुगी तब अकीरा को पूरा एक्वेरियम एरिया घुमाकर दिखाते हैं। जब ज़ॉम्बी महामारी शुरू हुई थी तब कोसुगी और उनकी टीम एक एड की शूटिंग के लिए वहीं थे। इसके बाद कोसुगी ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। एक्वेरियम के अंदर खाने की कमी नहीं है क्योंकि वहां बहुत सारी मछलियां हैं। अकीरा वहां उस कपल मिकियो और सुमिरे को भी सही सलामत देखता है, लेकिन अकीरा नोटिस करता है कि कोसुगी के अंडर सभी लोग पहले की तरह ही दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक वैसा ही जैसा वो ऑफिस में करते थे। कोसुगी अकीरा को अपना सिक्योरिटी सिस्टम दिखाते हैं। उन्होंने चालाकी से ज़ॉम्बीज के एक झुंड को मेन गेट के सामने रोक कर रखा है। ये ज़ॉम्बीज बाहर के लुटेरों से एक्वेरियम की रक्षा करते हैं। जब भी कोई सप्लाई वाला ट्रक आता है तो कोई लाउड स्पीकर बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका देता है और ट्रक के अंदर आने के लिए गेट खोल दिया जाता है। कोसुगी बड़े घमंड से कहते हैं कि ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है क्योंकि वो बिना किसी शिकायत के दिन रात काम कर सकते हैं। कोसुगी तब अकीरा को पहले की तरह फिर से अपने अंडर काम करने का ऑर्डर देते हैं। अकीरा इसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अब वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन कोसुगी उसे धमकी देते हैं कि अगर अकीरा राजी नहीं हुआ तो उसके दोस्तों को यहाँ से निकालकर ज़ॉम्बीज के सामने फेंक दिया जाएगा। दोस्तों को बचाने के लिए अकीरा मजबूरी में फिर से कोसुगी की गुलामी स्वीकार कर लेता है। रात के खाने के वक्त केनचो देखता है कि आम शरणार्थियों को सिर्फ 2 टुकड़े मछली
मछली मिल रही है, जबकि कोसुगी अकेला शाही खाना खा रहा है। ये नजारा देखकर केनचो गुस्से से लाल हो जाता है। अकीरा को फिर से कोसुगी की गुलामी करते देख केनचो को गुस्सा तो आता है, लेकिन मिस्टर मिकियो उसे शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि अगर कोसुगी नाराज हुआ तो वो सबको बाहर निकाल सकता है। प्रेग्नेंट सुमिरे के बारे में सोचकर केनचो अपना गुस्सा दबा लेता है और अपने हिस्से का खाना सुमिरे को दे देता है। अगले दिन मिकियो केनचो और शिजुका को कार पार्किंग एरिया में ले जाते हैं। उन्हें पता था कि ये लोग कोसुगी की गुलामी नहीं करना चाहते, इसलिए वो उन्हें सलाह देते हैं कि एक गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाओ। केंचो देखता है कि उनकी वही कैंपर वैन टायर पंचर हालत में एक्वेरियम के सामने ही पड़ी है। ठीक उसी वक्त सप्लाई वाला एक ट्रक वहाँ पहुँचता है, लेकिन ट्रक के अंदर एक जॉम्बी छिपा हुआ था। वो जॉम्बी ड्राइवर और गेटमैन पर हमला कर देता है, जिससे बाहर के सैकड़ों जॉम्बीज एक्वेरियम के अंदर घुस जाते हैं। हालात बहुत डरावने हो जाते हैं। कुछ जॉम्बीज शार्क वाले टैंक में गिर जाते हैं और शार्क उन्हें खाना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी शार्क से अपनी जान बचाने के लिए कोसुगी भाग रहे थे। तभी अकीरा वही खास सूट पहनकर वहां पहुंचता है और कोसुगी को सेफ जगह जाने को कहता है। ज़ॉम्बी शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। कोसुगी अकीरा को अकेला छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में दूसरे ज़ॉम्बीज के चंगुल में फंस जाते हैं। केनचो एक फोर्कलिफ्ट लेकर आता है और ज़ॉम्बी शार्क को रोक देता है ताकि अकीरा कोसुगी को बचा सके। बहुत से ज़ॉम्बीज ने अकीरा को काटने की कोशिश की, लेकिन उसका स्पेशल सूट इतना मजबूत था कि ज़ॉम्बीज उसे भेद नहीं पाए। इधर शिजुका ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए तेज आवाज वाले 2 लाउडस्पीकर लेकर आती है। वो उन स्पीकर्स को टैंक के दोनों तरफ फेंक देती है, जिससे आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज टैंक के पानी में गिर जाते हैं। कोसुगी जब अपनी छिपने वाली जगह से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक ज़ॉम्बी शार्क उछलकर उन्हें टक्कर मार देती है। इससे कोसुगी दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं, और उनकी जेब में रखा टॉर्च भी कहीं दूर जा गिरता है। अकीरा कोसुगी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी शार्क उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वो एक लकड़ी से शार्क का मुंह रोकने की कोशिश करता है तो शार्क अकीरा का हाथ चबाने लगती है। किस्मत से उसका स्पेशल सूट उसे बचा लेता है। शिजुका तब एक तरकीब लगाती है। वो टॉर्च की बैटरी का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक शॉकर बनाती है। शिजुका बताती है कि शार्क के सिर पर बहुत ही सेंसिटिव सेंसर होते हैं, जहां इलेक्ट्रिक शॉक देने से वो मर जाएगी। सूट में बिजली दौड़ सकती थी, इसलिए शिजुका को वो डिवाइस अकीरा तक पहुंचाना था। लेकिन तभी ज़ॉम्बी शार्क के हमले की वजह से शिजुका किसी चीज के नीचे दबकर फंस जाती है। वो अकीरा को चिल्लाकर कहती है कि इस डिवाइस से शार्क की नाक पर वार करे। केंचो तब ज़ॉम्बी शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उसे उस पुराने फुटबॉल मैच की याद आती है जहां उसने बॉल पास करने में गलती की थी। वो आज फिर वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। केंचो पूरी सटीकता के साथ वो डिवाइस अकीरा की तरफ फेंकता है। अकीरा डिवाइस पकड़ लेता है, लेकिन केंचो को जमीन पर बेजान पड़ा देख वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अकीरा पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बी शार्क की नाक पर इलेक्ट्रिक शॉकर से वार करता है। जोरदार बिजली के झटके से ज़ॉम्बी शार्क मर जाती है। अकीरा और शिजुका दौड़कर केंचो के पास जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि केंचो बिल्कुल ठीक है। वो तो बस ज़ॉम्बी शार्क के हमले से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा था। एक्वेरियम में बचे हुए लोग तब पार्किंग की गाड़ियां लेकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। कोसुगी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मिस्टर मिकियो और खुद कोसुगी के वर्कर ही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो साफ कह देते हैं कि वो कोसुगी जैसे स्वार्थी लीडर के अंडर अब काम नहीं करेंगे, जो मुसीबत के वक्त अपनों को छोड़कर भाग जाता है। वो कहते हैं कि कोसुगी से कहीं ज्यादा काबिल लीडर अकीरा है। सब लोग कोसुगी को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में अकीरा कहता है कि ये पहली बार है जब उसने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है, और उसे थोड़ा डर भी लग रहा है कि अगर उसे आगे कोई काम नहीं मिला तो। शिजुका मुस्कुराकर उसे दिलासा देती है कि अकीरा अभी अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दे। फ्यूचर में कोई न कोई ऐसा काम जरूर आएगा जो सिर्फ अकीरा ही कर पाएगा। केनचो मजाक में कहता है कि अकीरा को तो उसका नया काम मिल भी गया है, वो है सबका प्यारा सुपर हीरो। अकीरा तब अपनी बकेट लिस्ट वाली डायरी निकालता है और केंचो और शिजुका को भी अपनी विशेष लिखने को कहता है। केंचो लिखता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है, और शिजुका लिखती है कि वो एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है। इसी तरह वो तीनों अपने आने वाले कल के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।